नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा एसएससी जेईई के लिए टेक्निकल, हरियाणा एसएससी जेईई के लिए टेक्निकल क्रैश कोर्स। तो इसमें दोस्तों हम हर सब्जेक्ट को 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपके पास इनफ टाइम मिल जाए आपको अपने रिवीजन के लिए। तो हम हर सब्जेक्ट को 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिंपली कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन पे जाना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वहां पे जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्लासेस आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन पे ही मिलने वाली है। और जितना भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो भी आपको ऐप पे ही मिलेगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं दोस्तों रिगार्डिंग टू एनी डाउट तो कॉल कर सकते हैं 9568738917 या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है दोस्तों बीएमसी। देखो दोस्तों, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, हम डेली 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, बीएमसी, एफएम एंड एनवायरनमेंट। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये हम 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट 10 डेज में हम 3 सब्जेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में हम दोस्तों 3 सब्जेक्ट करेंगे। तो एक मंथ में आपके 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे और जो 1-2 सब्जेक्ट बचेगा दोस्तों उसको फिर आगे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप से दोस्तों आपका विद इन 40 डेज हम आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा के कंप्लीट करा देंगे दोस्तों, जिससे कि आपके पास काफ़ी टाइम मिल जाए आपको दोस्तों रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन के बिना पूरी स्टडी खराब हो जाती है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टोन या फिर रॉक्स। तो चलिए जानते हैं रॉक्स के बारे में और किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो सबसे पहले हम रॉक्स को क्लासिफाई करेंगे। तो हम 3 बेसिस पे दोस्तों रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं। एक तो दोस्तों उसके जियोलॉजिकल आधार पर, मतलब जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन के हिसाब से। दूसरा दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। बात करें दोस्तों जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कैसे दोस्तों इनका फॉर्मेशन हुआ है उसके ओरिजिन के हिसाब से हम यहाँ पे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक्स को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा इग्नियस रॉक, एक हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड हो जाएगा दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं सभी को। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक। तो इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके बारे में। पहले देखो दोस्तों, ये है हमारा अर्थ क्रस्ट। आपको पता है जैसे जैसे डेप्थ नीचे जाते हैं वैसे वैसे दोस्तों प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और कुछ डेप्थ जाने पर दोस्तों जो मटेरियल है इनसाइड दी अर्थ वो कैसी फॉर्म में मिलेगा आपको, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे दोस्तों मैग्मा या फिर लावा, मैग्मा या फिर लावा। अब ये अंडर दी हाई प्रेशर होगा, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और सभी चाहते हैं कि अपने प्रेशर को रिलीज करें। तो दोस्तों ये इस क्रस्ट को फाड़ के निकल जाएगा, इस क्रस्ट को फाड़ के निकल जाएगा और यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेशन करेगा रॉक्स का। देखो कैसे करेगा, एक तो सरफेस के ऊपर, और दोस्तों जो ये दरार आप देख रहे हैं दरार में भी कुछ लावा जम जाता है और धीरे धीरे जमने के बाद ये फॉर्मेशन करता है रॉक्स का। तो चलिए सभी को समझ लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रैटिफाइड एंड इरप्टिक रॉक। इनको दोस्तों हम अनस्ट्रैटिफाइड रॉक भी बोलते हैं एंड इरप्टिक रॉक भी बोलते हैं। इरप्टिक रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वोल्केनो। अभी मैंने बताया आपको ये वोल्केनो का इरप्शन है,
इसी के कारण दोस्तों इनका फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं इरप्टिक रॉक। अनस्ट्रैटिफाइड क्यों बोलते हैं? पहली बात तो स्ट्रैटिफाइड रॉक क्या होती है आगे चल के हम समझेंगे। स्ट्रैटिफाइड रॉक ये होती है दोस्तों जिसमें आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब जब आप इनको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये लेयर बाय लेयर स्प्लिट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ इग्नियस रॉक ये आपकी अनस्ट्रैटिफाइड होती है, मतलब इसको आप तोड़ेंगे तो ये लेयर में नहीं टूटेगी, ये दोस्तों रैंडम, इसमें रैंडम क्रैक्स पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो लिक्विड है, मैग्मा है दोस्तों, ये ब्लेंड होता है, मतलब आपस में इंटरमिक्स होता है। अब इंटरमिक्स होगा तो यहाँ पे कोई भी लेयर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सोलिडिफाइंग ऑफ मैग्मा। तो दोस्तों ये रॉक्स बनती हैं ड्यू टू दी कूलिंग एंड सोलिडिफाइंग ऑफ मैग्मा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होगा, मैग्मा बहुत गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके बाद ये किसका रूप ले लेगा, ये रॉक्स का रूप ले लेगा। अब यहाँ पे मैग्मा की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैग्मा का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दोस्तों, ये होते हैं माइका, फ्लेशपर एंड क्वार्ट्ज। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों दोस्तों मैग्मा के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये तीनों दोस्तों मिनरल है। मिनरल्स क्या होते हैं दोस्तों? मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक पार्टिकल हैं जो कि किसमें पाए जाते हैं? मैग्मा में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों आपने इसका। बात करें हम एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, गब्रो एंड एंडेसाइट एंड दोस्तों डोलोराइट। तो 6 एग्जाम्पल है जो आपने याद रखने हैं। चलिए फिर हम इसके सब टाइप भी देख लेते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट कहां पे बनता है? ये बनता है दोस्तों इनसाइड दी अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बनता है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है। तो यहाँ पे जो दरार बनती है उसमें धीरे धीरे ये ठंडा होता है। धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगा। जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगा तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा और ये धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा दोस्तों तो इसमें क्या बनेंगे? क्रिस्टल बनेंगे, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। जैसे कि दोस्तों डायमंड दोस्तों मिलियंस ऑफ ईयर के बाद बनता है अंडर दी हाई प्रेशर। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी प्रेशर ज्यादा होगा, प्लस ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो इसको इनफ टाइम मिल जाएगा टू डेवलप दी क्रिस्टल्स। तो इसका जो टेक्सचर होता है दोस्तों वो कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो टेक्सचर होता है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ग्रेनाइट दोस्तों कंपोज्ड होता है मेनली ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपर विद माइनर अमाउंट्स ऑफ माइका एंड एम्फीबोल्स एंड अदर मिनरल्स। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है, 2 मिनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं ग्रेनाइट में, और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए फिर बात करते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप की। ड्यू टू द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, क्योंकि ट्रैप और बेसाल्ट कहां पे बनेगा दोस्तों? ये बनेगा सरफेस के ऊपर। जो लावा सरफेस के ऊपर आया है ये बिखर के दोस्तों जल्दी से ठंडा होगा। अब जल्दी से ठंडा होने का मतलब चाय की तरह ठंडा नहीं होगा कि 5-4 मिनट में ठंडा हो जाएगा, 10-15 दिन में ठंडा हो जाएगा दोस्तों। इसको भी बहुत टाइम लगता है, बट एज कंपेयर टू ग्रेनाइट इसको टाइम कम लगता है, बिकॉज ये आपका एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए ये तेजी से ठंडा होगा। अब तेजी से ठंडा होगा तो इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो इसका दोस्तों क्रिस्टलाइन टेक्सचर नहीं होता है। तो याद रखना है इसमें कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसमें आपके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इग्नियस रॉक के टाइप्स की। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला आ जाएगा दोस्तों प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स का मतलब है इंस्ट्रक्टिव रॉक। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है दोस्तों जो अंदर की साइड बनते हैं, जैसे कि आपका ग्रेनाइट, गब्रो एंड पैगमेटाइट।
तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों प्लूटोनिक या फिर यूं बोले आप इंस्ट्रक्टिव रॉक्स। अब बात करेंगे वोल्केनिक रॉक की। तो वोल्केनिक रॉक बनती है दोस्तों बाहर, मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर बनती है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम वोल्केनिक रॉक्स। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएगा बेसाल्ट एंड एंडेसाइट। और इसका दूसरा नाम क्या है? बाहर बन रही है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव रॉक। एक्सट्रैक्टिव रॉक बोलेंगे क्योंकि ये बाहर बनती है। इन दोनों के बीच में आता है दोस्तों हाइपाबेसल रॉक। इन दोनों के बीच में जो रॉक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपाबेसल रॉक। बिटवीन दी प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स लाइक डोलोराइट। तो डोलोराइट दोस्तों कैसी रॉक है? ये एक हाइपाबेसल रॉक है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे जानेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो दोस्तों जो सेडिमेंट्स होते हैं वे क्या होते हैं? सेडिमेंट्स होते हैं आपके स्मॉल पार्टिकल्स। तो आप सभी जानते हैं ये बनते कैसे हैं? तो किसी भी टाइप से बन सकते हैं। मिट्टी के कण भी दोस्तों आपके सेडिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम मिट्टी के कणों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम रॉक्स के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों सेडिमेंट का? तो देखो जो भी एग्जिस्टिंग रॉक है, लेट्स सपोज ये एक चट्टान है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, वेदरिंग एक्शन होगा, जैसे कि दोस्तों विंड, फ्लोइंग वाटर, केमिकल रिएक्शन भी होगी इसके अंदर। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इसका इरोजन होने लगेगा, इसका इरोजन होने लगेगा और जो पार्टिकल्स निकले हैं ये दोस्तों किसी भी फ्लोइंग मीडिया के थ्रू कहीं पे जाके दोस्तों डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि ये पार्टिकल्स बाहर निकले तो ये इनको उड़ा के दोस्तों हवा ले जाएगी और कहीं पे जाके जहाँ पे रुकावट मिलेगी इसको, वहां पे जाके इनको दोस्तों डिपॉजिट कर देगी। और डिपॉजिट कैसे करेगी दोस्तों? लेयर बाय लेयर। वैसे ही वाटर भी क्या करता है दोस्तों? वाटर के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं और वाटर इनको फ्लो करके ले जाता है और फिर जाके इनको दोस्तों डिपॉजिट करता है किसी प्लेस पर, लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है और कंपैक्टेड है। कंपैक्टेड क्यों है? क्योंकि एक लेयर के ऊपर दोस्तों दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण दोस्तों जो नीचे वाली लेयर्स हैं वे उन पे सबसे ज्यादा दबाव आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक कंपैक्टेड लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो ये आप खुद से पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मड स्टोन। कहीं कहीं पे आपको मड स्टोन देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको शेल देखने को मिलेगा, तो दोनों एक ही है। जिप्सम एंड लिग्नाइट। देखो दोस्तों जिप्सम एक रॉक भी होती है और एक मिनरल भी होता है। तो ध्यान रखना है मिनरल के बारे में पूछा है या रॉक्स के बारे में पूछा है। रॉक्स का मतलब है कि वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है। बात करें दोस्तों क्वार्ट्स, माइका, जिप्सम, कैल्साइट, डायमंड एंड टोपज ऑल आर मिनरल। ये सभी मिनरल हैं, ठीक है। अब आपने कहीं कहीं पे दोस्तों क्वार्ट्स को रॉक भी देखा होगा, तो वो दोस्तों क्वार्ट्स नहीं होता है, वो क्वार्टजाइट होता है, ठीक है। रॉक्स का मतलब है क्वार्टजाइट जो कि मेटामॉर्फिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों रॉक्स। तो रॉक्स क्या होती है? रॉक्स एक कंपोजिशन होता है दोस्तों मोर देन वन मिनरल, मतलब जिसमें एक से ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में क्या होता है? क्वार्ट्स होता है, फेल्सपर होता है एंड माइका होता है। चलिए बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखो जो भी अभी रॉक बनी है, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो चाहे वो इग्नियस रॉक हो, तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो इनके अंदर दोस्तों केमिकल चेंजेस आएंगे ड्यू टू दी हीट एंड प्रेशर। भाई कोई चीज भी बनी होती है तो वो मॉलिक्यूल से बनी होती है, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड दोस्तों चेंज होता रहता है ड्यू टू दी हीट एंड प्रेशर। अगर वहां पे हीट और प्रेशर में वेरिएशन है तो
तो ये बॉन्ड दोस्तों चेंज होता रहता है। अब जब बॉन्ड चेंज होगा तो दोस्तों उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अब नेचर चेंज होगा तो ऐसे ही दोस्तों रॉक्स में जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज हो जाएगी। और जो चेंज रॉक है दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वे क्या करते हैं दोस्तों, उनमें चेंज होता है ड्यू टू दी मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ प्रेशर एंड हीट, और इसके कारण दोस्तों ये चेंज हो जाती है दूसरी न्यू रॉक में, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि दोस्तों बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है जो कि चेंज हो जाएगा चीस्ट एंड लेटराइट में। तो ये जो चीस्ट और लेटराइट देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। वैसे ही लाइमस्टोन है दोस्तों, ध्यान रखना है लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, ये चेंज हो जाएगा मार्बल में। फिर आएगा दोस्तों सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्वार्टजाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि क्वार्ट्ज एक मिनरल है। सेल दोस्तों ये चेंज हो जाएगा स्लेट में, और ग्रेनाइट ये चेंज हो जाएगा दोस्तों नीज में। ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, नीज में चेंज होता है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की। अभी हमने बात की जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो इसमें सबसे पहला आएगा स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। स्ट्रैटिफाइड रॉक का क्या मतलब है दोस्तों, इसमें आपको लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप इसको स्प्लिट करेंगे दोस्तों तो ये लेयर बाय लेयर स्प्लिट होगा, मतलब आप इसमें से दोस्तों लेयर्स बना सकते हैं। तो ये लेयर्स दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। यहाँ पे देखो इसमें आपको लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दे पोसेस प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन और क्लीवेज, मतलब यहाँ पे आपको क्लीवेज प्लेन देखने को मिलता है जिसके अलोंग ये स्प्लिट होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड स्लेट। तो देखो दोस्तों जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके दो एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, और एक है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक का। ठीक है, तो याद रखना है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड स्लेट, ये सभी एग्जाम्पल हैं स्ट्रैटिफाइड रॉक के। अब चलिए बात करते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में जस्ट अपोजिट टू स्ट्रैटिफाइड रॉक, मतलब इसमें कोई भी आपको लेयर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप थिन स्लैब में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रेनाइट है, ट्रैप है, मार्बल है, बेसाल्ट। मार्बल दोस्तों एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान देना है आपने। बात करें दोस्तों थर्ड टाइप हो जाएगा इसमें फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स क्या होती हैं, देखो अभी हमने स्ट्रैटिफाइड रॉक पढ़ा है, तो सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड रॉक होती है आपकी फोलिएटेड रॉक। फर्क क्या है, वहां पे दोस्तों जो लेयर है वे एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब जब आप इनको दोस्तों स्प्लिट करेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल स्प्लिट होंगे। बट इन केस ऑफ फोलिएटेड रॉक्स ये आपको ऐसे दिखेगा, मतलब हो सकता है पहली लेयर ऐसे स्प्लिट हो जाए, दूसरी लेयर ऐसे स्प्लिट हो जाए, तीसरी लेयर ऐसे स्प्लिट हो जाए, मतलब इनमें कोई भी दोस्तों सिमिलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक है वे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि स्लेट, चीस्ट, मार्बल एंड फाइलाइट ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना है जो मार्बल है ये दोनों में है, ये है दोस्तों आपका अनस्ट्रैटिफाइड रॉक में भी है और आपका फोलिएटेड रॉक में भी है। तो किसको हम सही लगाएंगे, तो दोस्तों ध्यान देना है, अगर फोलिएटेड रॉक का एग्जाम्पल है तो उसको ही हम सही लगाएंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, अगर फोलिएटेड वहाँ पे दिया है तो इसको हम वहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर फोलिएटेड ऑप्शन में नहीं है तो हम दोस्तों अनस्ट्रैटिफाइड में इसको टिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टोन की।
केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब किस किस केमिकल से बना है, उसके आधार पे दोस्तों हम इनको डिवाइड करते हैं। एक आएगा सिलिकियस रॉक। सिलिकियस रॉक का मतलब है दोस्तों, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा आपका सिलिका। सिलिका का परसेंटेज दोस्तों इसमें डोमिनेंट होगा। ये हार्ड होती है एंड ड्यूरेबल होती है। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड ट्रैप। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड ट्रैप। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट आर्जिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक में दोस्तों जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है दोस्तों क्ले और एल्यूमिना। क्ले और एल्यूमिना, और ये दोस्तों सबसे वीक रॉक होती है। सबसे वीक रॉक होती है कौन दोस्तों? आर्जिलिशियस रॉक, क्योंकि इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका क्ले और एल्यूमिना। एग्जाम्पल हो जाएंगे स्लेट एंड लेटराइट। स्लेट एंड लेटराइट। बात करें दोस्तों थर्ड कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का मतलब है कि उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। और देखो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से हमको पता है ये लाइम होता है एक टाइप का, तो लाइम स्टोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लाइम स्टोन से ही बनता है मार्बल, तो मार्बल भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे कि दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक को हम दो नाम से जानते हैं। एक होता है दोस्तों सेकेंडरी रॉक, क्योंकि सेकंड नंबर पे आती है। दूसरा होता है दोस्तों एक्वस रॉक। अब सेकंड नंबर पे कैसे आती है? आप बोलेंगे सेकंड नंबर पे कैसे आती है? तो दोस्तों अगर कोई एग्जिस्टिंग रॉक ही नहीं होगी तो क्या उसमें से सेडिमेंट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो पहले तो एग्जिस्टिंग रॉक का होना जरूरी है, उसके बाद दोस्तों ये सेडिमेंट बनेंगे। ये दोस्तों किसी भी फॉलोइंग मीडिया के थ्रू कैरी करेंगे और फिर जाके डिपोजिशन होगा। तो इसलिए इनको सेकेंडरी रॉक बोलते हैं एंड एक्वस रॉक बोलते हैं। अब जब हम जानेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन। स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि क्रैशिंग स्ट्रेंथ। क्रैशिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपने ऊपर के तीन के ही याद रखने हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। जैसे कि बेसाल्ट, बेसाल्ट का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है? 160 to 180 MPa। एमपीए का मतलब है दोस्तों न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का हो जाएगा दोस्तों 100 to 140 MPa। फिर है दोस्तों मार्बल, मार्बल का हो जाएगा 72 MPa। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे वीक कौन है, तो वो है दोस्तों लेटराइट। लेटराइट सबसे वीक स्टोन है, सबसे कम इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। चलिए फिर बात करें दोस्तों मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। जो हम बिल्डिंग में यूज करते हैं उसकी कम से कम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 MPa या फिर 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लेता है और कभी कभी ये पूछ लेता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है भाई? कोई चीज कम हार्ड है या ज्यादा हार्ड है, कैसे बताएंगे? हम दोस्तों उस पर स्क्रैच डालेंगे, स्क्रैच डालेंगे हम उस पर, और अगर उस पर आसानी से स्क्रैच डल जाते हैं मतलब उसको हम दोस्तों खुरचेंगे। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खुरचना बोलते हैं। तो अगर उस पर आसानी से निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो वो कम हार्ड होगी। और अगर उस पर निशान डालने में दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा दोस्तों? हार्ड मटेरियल होगा। जैसे कि डायमंड, डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है या सब्सटेंस है। ये दोस्तों सबसे टफेस्ट नहीं है। कुछ लोग जानते हैं कि ये सबसे टफ है, टफ नहीं है दोस्तों, ये सबसे हार्ड है। इस पर स्क्रैच डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तभी दोस्तों इसकी जो वैल्यू है इतनी ज्यादा है। हार्डनेस निकालते हैं दोस्तों हम डोरी एब्रेशन टेस्ट से। इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा हाईवे मटेरियल में। और कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 17। याद रखना है दोस्तों, अगर हम बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस
जो हम डोरी एब्रेशन टेस्ट से निकालते हैं वो कभी भी 17 से कम नहीं होना चाहिए। फिर बात करेंगे दोस्तों परसेंटेज ऑफ वियर। टूट फुट जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें टूट फुट कितनी परमिसिबल है, यह दोस्तों शुड नॉट बी मोर देन 2%। पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही हैं भाई। पोरोसिटी का मतलब डायरेक्टली है वॉइड से, जितने ज़्यादा वॉइड्स होंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों, उतना ही कोई भी स्टोन या कोई भी मटेरियल पोरस होगा, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे उतने ही ज़्यादा दोस्तों उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी। तो इसका परमिसिबल लिमिट कितना है 5, कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%। अब चलिए बात करते हैं टफनेस ऑफ स्टोन। टफनेस कैसे निकालते हैं दोस्तों, इंपैक्ट टेस्ट से। इसको भी हम पढ़ेंगे हाईवे मटेरियल में। तो इंपैक्ट टेस्ट से हम क्या निकालते हैं, टफनेस निकालते हैं, और वहां से दोस्तों हम टफनेस इंडेक्स निकालते हैं या कोफिशिएंट ऑफ टफनेस निकालते हैं, और उसी के बेसिस पे दोस्तों हम डिसाइड करते हैं कि ये टफनेस इसका कितना है, कम है या ज़्यादा है। जैसे कि दोस्तों फॉर रोड वर्क, अगर आप एग्रीगेट को रोड में यूज कर रहे हैं, स्टोन एग्रीगेट को, तो वहाँ पे दोस्तों हमेशा हम ऐसा एग्रीगेट यूज करेंगे दोस्तों जिसका टफनेस इंडेक्स मोर देन 90 हो। मीडियम टफ किसको बोलेंगे, 13 to 19 के बीच में अगर टफनेस इंडेक्स होगा तो उसको मीडियम टफ बोला जाएगा, और अगर लेस देन 13 है तो उसको बोलेंगे दोस्तों पुअर स्टोन। इसको हम कहीं पे यूज नहीं करेंगे। फॉर बिल्डिंग स्टोन, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन हमेशा टफनेस इंडेक्स दोस्तों 13 से ज़्यादा होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आपने बताना है दोस्तों स्मिथ टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका टिकाऊपन जानने के लिए। बात करें दोस्तों एसिड टेस्ट, ये हम करते हैं दोस्तों वेदर रेजिस्टेंस जानने के लिए, मतलब कि कोई स्टोन कितना अच्छे से रजिस्ट कर पाता है वेदरिंग एक्शन को, जैसे कि दोस्तों केमिकल्स, और जैसे कि दोस्तों आपका विंड, टेम्परेचर, ये सभी क्या है दोस्तों, ये वेदरिंग एक्शन है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, तो दोस्तों हम इसमें क्या चेक करते हैं, डिग्री ऑफ डिके। डिग्री ऑफ डिके, अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एटलीस्ट 2.7, मतलब कि फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन 2.7 से कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा दोस्तों 2.7 के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्रैशिंग टेस्ट ऑफ स्टोन। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ज़्यादा खास नहीं है, ये तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। स्टोन्स सैंपल्स हम दोस्तों लेते हैं, कितने लेते हैं, एटलीस्ट 3 सैंपल लेते हैं, मतलब स्टोन को लेते हैं 3 सैंपल में, एक स्टोन, दो स्टोन और तीसरा स्टोन। और दोस्तों हर स्टोन का हम एक क्यूब बनाते हैं, और क्यूब का साइज कितना रखते हैं 40:40:40 mm। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 3 फॉर बेटर एक्यूरेसी। अब क्या करेंगे दोस्तों, सैंपल को हम जो क्यूब है उसको हम टेस्ट करने से पहले उसको हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं फॉर 72 आवर्स प्रायर टू टेस्ट, मतलब टेस्ट करने से पहले 72 घंटे तक उसको दोस्तों हम वाटर में इमर्ज करके रखते हैं। और कब निकालते हैं, जब हमको टेस्ट करना होता है, मतलब कि अगर टेस्ट आपने आज करना है तो इसके 72 घंटे पहले ही आपने उसको इमर्ज करके रखना होगा। और सैचुरेट कंडीशन में दोस्तों हम इसको टेस्ट करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, निकालने के बाद जो आपकी लोड बियरिंग सरफेस है, मतलब जिस पे लोड आने वाला है, उसको दोस्तों हम 5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट पेस्ट से कवर करते हैं, जिससे कि जो लोडिंग है वो यूनिफॉर्मली दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू आउट द स्टोन। ठीक है, देन इस पर दोस्तों लोड लगाते हैं मशीन से, मशीन से लोड लगाते हैं। अब लोडिंग रेट कितना रखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोडिंग रेट रखते हैं दोस्तों 14 MPa पर मिनट, मतलब
0 से स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट में कितना लोड बढ़ा देंगे दोस्तों, इक्वल टू 14 MPa, 2 मिनट में 28 MPa। इस टाइप से दोस्तों हम जब तक स्टोन में क्रैक्स नहीं आएंगे तब तक हम ग्रेजुअली लोड्स को बढ़ाते जाएंगे विद द रेट ऑफ 14 MPa पर मिनट। और जैसे ही उसमें क्रैक आएगा दोस्तों, उस लोड को हम नोट करेंगे, लोड नोट करेंगे, अपॉन एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा दोस्तों इसका क्रैशिंग स्ट्रेंथ। ऐसे ही दोस्तों हम सभी सैंपल का करते हैं, जो भी तीनों सैंपल हैं उसका हम एक एक करके करते हैं टेस्ट, और जो तीनों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है या क्रशिंग स्ट्रेंथ आई है उनको दोस्तों हम ऐड करके, मतलब उनका एवरेज निकाल लेते हैं 3 से डिवाइड करके, ठीक है। और जो आपका एवरेज वैल्यू आता है उसी को दोस्तों हम रिजल्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों हम स्मिथ टेस्ट की। हार्डनेस टेस्ट मैं आपको हाईवे मटेरियल में पढ़ाऊंगा। स्मिथ टेस्ट क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर इन स्टोन बाय कीपिंग स्टोन इन ए ग्लास और टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ क्लीन वाटर। अब देखो दोस्तों, आप बोलेंगे कि हमने तो बोला था कि ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं, तो बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी के लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। जो टेस्ट आप देख रहे हैं ये ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए ही कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सोल्यूबल मैटर को चेक करते हैं। भाई स्टोन से, स्टोन है, इसमें कुछ ना कुछ तो वॉइड्स होंगे, कुछ ना कुछ तो वॉइड्स होंगे। कितने परमिसिबल रखते हैं, 5% पोरोसिटी रखते हैं। तो अब इसमें दोस्तों सोल्यूबल मैटर कितना है, सोल्यूबल मैटर मतलब कि जैसे कि सोल्ट होता है, केमिकल्स होते हैं, ये कितने हैं इसको निकालते हैं। अगर इसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसको अंदर से दोस्तों ये डिसइंटीग्रेट करने लगेंगे और धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर बेकार करने लगेंगे। तो क्या होगा, इसका टिकाऊपन कम होने लगेगा, मतलब कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होने लगेगी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक ग्लास ट्यूब में क्लीन वाटर लेते हैं और उसमें दोस्तों स्टोन को रख देते हैं, और फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं निकाल के स्टोन को। अगर वाटर अभी भी ग्लास ट्यूब में क्लियर है तो इसका मतलब क्या है, स्टोन में कोई भी सोल्यूबल मैटर नहीं है। सोल्यूबल मैटर होता तो उसमें घुल जाता दोस्तों। तो हम बोलेंगे दोस्तों स्टोन कैसा है, ड्यूरेबल है एंड फ्री फ्रॉम सोल्यूबल मैटर है। चलिए फिर बात करते हैं एसिड टेस्ट की। एसिड टेस्ट में हम वेदरिंग रेजिस्टेंस जानते हैं कि कितना रजिस्ट कर पा रहा है वेदरिंग एक्शन को। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट हाउ मच एटमॉस्फेरिक एक्शन कैन बी रजिस्टर्ड बाय स्टोन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टोन्स की चिप बनाते हैं, मतलब जैसे कि आलू के स्लाइस बनाते हैं ऐसे इसके बनाते हैं। तो एक चिप का जो वेट होता है कितना होता है दोस्तों, 100 ग्राम होता है। और फिर हम इसको 5% सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड या फिर H2SO4 में डुबाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप HCl ले लेंगे, मतलब कितना कंसंट्रेशन होगा, 5%। इसका मतलब क्या है, 95% वाटर होगा दोस्तों इसमें और 5% इसमें HCl या फिर H2SO4 होगा। और फिर हम दोस्तों इसको 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, देन इसको बाहर निकालते हैं और इसके एजिस को देखते हैं। अगर अभी भी शार्प एजिस हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अच्छे से इसको रजिस्ट कर पाया है। चलिए फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए सैंपल ऑफ स्टोन इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 2 आवर्स। मतलब स्टोन को हम Na2SO4 के सॉल्यूशन में 2 घंटे के लिए दोस्तों छोड़ देते हैं। देन टेकन आउट एंड वेट डिफरेंस इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। मतलब जो हमने दोस्तों स्टोन लिया था बिफोर दिस टेस्ट, मतलब उसका वेट निकाल लेंगे W1। फिर इसको हम डुबाएंगे दोस्तों 2 घंटे के लिए इसमें Na2SO4 में। फिर इसका दोस्तों वेट निकालेंगे और हम क्या करेंगे दोस्तों, वेट लॉस निकालेंगे। वेट लॉस क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा W1 माइनस W2। परसेंटेज में निकालेंगे तो W1 इंटू 100%। अब देखो अगर ये वेट लॉस ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ है, Na2SO4 ने इसको दोस्तों डिसइंटीग्रेट किया है कहीं ना कहीं, ठीक है, तभी तो दोस्तों इसका वेट कम आया है। तो वेट लॉस अगर ज़्यादा है तो स्टोन कैसा होगा दोस्तों, लेस ड्यूरेबल होगा। और वेट लॉस
बहुत कम है तो मोर ड्यूरेबल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? क्वेरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेरिंग का मतलब होता है स्टोन क्वेरिंग इज ए मल्टी स्टेज प्रोसेस, मतलब ये कई स्टेज में किया जाता है। बाय विच रॉक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रॉक्स को ग्राउंड से निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको दोस्तों क्रश करते हैं टू प्रोड्यूस एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट बनाने के लिए फिर उसको दोस्तों हम क्रश करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों सीजनिंग। तो आपने सीजनिंग का नाम टिम्बर में भी सुना होगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों सिमिलर है सीजनिंग का मतलब। सीजनिंग का बेसिकली मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें हम मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं, मॉइस्चर को या फिर सैप को रिड्यूस करते हैं। किसमें से दोस्तों? मटेरियल में से। अब यहाँ पे स्टोन है तो स्टोन में जो मॉइस्चर है उसको दोस्तों हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे बाय एनी प्रोसेस, इसको बोलेंगे दोस्तों हम सीजनिंग। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रेसिंग। तो जैसे कि आप ड्रेस पहनते हैं दोस्तों सजने संवरने के लिए पहनते हैं, अच्छा दिखने के लिए, ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए हम स्टोन को भी दोस्तों ड्रेस करते हैं। ड्रेस का मतलब उसकी कटाई छटाई करते हैं, ठीक है, और उसको दोस्तों यूजफुल फॉर्म में बनाते हैं, यूजफुल साइज में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी साइज रिक्वायर्ड होगा फॉर यूज उसमें दोस्तों हम उसको बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिनरल्स और दोस्तों इनका हार्डनेस। तो सबसे सॉफ्ट मिनरल है आपका टॉप और सबसे हार्ड है दोस्तों डायमंड, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आएगा जिप्सम, कोई नहीं पूछेगा, फर्स्ट और लास्ट पूछता है। तो टॉप को याद रखना है आपने एंड डायमंड को। डायमंड तो आप सभी जानते हैं सबसे हार्डेस्ट है और सबसे सॉफ्टेस्ट दोस्तों कौन है? टॉप है। फिर बात करें हम यहां पर यूजेस की, तो यूजेस आपने खुद से पढ़ना है। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और स्लेट, इनका यूजेस दोस्तों आपने खुद से पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैं अगली वीडियो में कंसिडर करूंगा, जैसे कि दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो उनको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट होंगे, सभी हो जाएंगे। बाकी हम आगे देख लेते हैं कुछ बचा है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दोस्तों हमारा ब्रिक्स का। स्टेयर को हम बाद में करेंगे, पहले हम ब्रिक्स करेंगे, सीमेंट करेंगे दोस्तों, एग्रीगेट करेंगे और कंक्रीट करेंगे। ये सभी करने के बाद हम स्टेयर, पेंट्स और जितने भी बिल्डिंग मटेरियल बाकी हैं दोस्तों उनको करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इन क्लासेस का आपने बेनिफिट लेना है तो प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं और हम आपको विद इन 40 डेज दोस्तों पूरा सिलेबस कवर करा देंगे और डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन यहीं से लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मेंस की तैयारी तो कर नहीं रहे, रिटर्न की तैयारी तो है नहीं, तो जल्दी जल्दी हम दोस्तों सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।